हैदराबाद धमाकों में जांच एजेंसियों के हाथ आज कई सुराग लगे हैं। इस मामले में जांच एजेंसियों ने अब्दुल वासिफ मिर्जा नाम के एक शख्स से आज पूछताछ की। अहम है ये शख्स जो हम इस वक्त दिखा रहे हैं, इस शख्स से पूछताछ हुई है। अब्दुल वासिफ मिर्जा नाम है इसका। बम धमाके में यह शख्स भी घायल हुआ था। इस शख्स को संदिग्ध मानकर चला जा रहा है। दिलसुख नगर धमाके में अब्दुल जख्मी हुआ है। मक्का मस्जिद धमाका जब हुआ था 2007 में, उसमें भी अब्दुल जख्मी हुआ था। उस वक्त उसकी उम्र 18 साल की बताई जाती थी। तिहाड़ में बंद आईएम के आतंकी मकबूल से भी पूछताछ हुई है इस पूरे मामले में। मकबूल भी हम आपको बता दें, यह वो शख्स है जिसने वीडियो बनाया था उस पूरे इलाके का भटकल के कहने पर। सुरक्षा एजेंसियों ने भटकल से भी पूछताछ की है। भटकल के कहने पर मकबूल ने दिलसुख नगर की रेकी की थी, जानकारी दी थी उस इलाके के बारे में। उस इलाके का एक पूरा वीडियो बनाया था। यह वीडियो बनाकर उसने यासीन भटकल को दिया था। तो अहम सुराग आज हाथ लगे हैं। अव्वल यह कि एक जख्मी जो है उसे संदिग्ध माना जा रहा है। कई जख्मियों से बातचीत हुई है अस्पताल में, और एक जख्मी जो कि अब्दुल वासिफ मिर्जा है, उसे संदिग्ध माना जा रहा है। मक्का मस्जिद धमाके में भी वो जख्मी हुआ था, और इस बार भी ऐसा अब्दुल ने बताया कि वो वहां पर चाय पीने के लिए गया था। लेकिन अब्दुल वासिफ पर शक है जांच एजेंसियों को। कल तक उस पर दया दिखाई जा रही थी। वही शख्स जो है अब शक के घेरे में है। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती जख्मी अब्दुल वासिफ से पूछताछ की है। दूसरी बार जैसा कि हमने आपको बताया वो जख्मी हुआ है, जिसके चलते पुलिस को अब्दुल पर शक हुआ। हमारे संवाददाता रोहिणी स्वामी और जानकारी दे रही है। अब्दुल वासिफ मिर्जा की कहानी अलग है। जब मक्का मस्जिद की बम ब्लास्ट हुई थी उस वक्त वो घायल हुए थे। जब दिलसुख नगर में हैदराबाद में जब बम ब्लास्ट हुई थी उस बम ब्लास्ट में भी वो घायल हो गए हैं। इसलिए पुलिस उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि दोनों जगह जहां पे बम ब्लास्ट हुए थे वो मौजूद कैसे हैं। वो जब पूछताछ के वक्त उन्होंने देर रात तक अब्दुल से पूछताछ करी थी, और उस वक्त उन्होंने उनसे पूछा कि वो दिलसुख नगर में क्या कर रहे थे, उस वक्त किन किन से मिलने की कोशिश करते। बहुत सारे सवाल उनसे पूछा जा रहा है, बट उसकी जो डिटेल्स है हमें अभी तक उसके बारे में पता नहीं है कि क्या जवाब दिया। हमें ये बताया जा रहा है कि अब्दुल ने ये भी कहा था कि वो अपने एक दोस्त से मिलने आया हुआ था यहाँ पे। अब्दुल अब्दुल को कोई काम नहीं है, वो टी शर्ट्स बेचते रहते थे, और उनका कहना है कि यहाँ पे काम ढूंढने के लिए वो अपने दोस्तों से मिलने आया था। अब यही सवाल उठ रहा है कि अब्दुल वासिफ यहाँ इस ब्लास्ट की जगह पे क्या कर रहे थे, और इसीलिए उसकी कोई कनेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस। कैमरामैन मधु के साथ रोहिणी स्वामी, हैदराबाद आज तक। चलिए हम अपने अलग अलग संवाददाताओं से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि जो जांच का दायरा है वो कहां तक फैला है और जांच कहां तक पहुंची है अभी तक। हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह और धीरेन्द्र कुंडीर इस वक्त जुड़ रहे हैं। विशाल, ऐसा बताया जा रहा है कि तिहाड़ में जो बंद है मकबूल, उससे पूछताछ की गई है, क्योंकि उसने पहले ये वीडियो बनाया था इस पूरे इलाके का। विशाल। श्रोता, जो सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ स्पेशल सेल ने अपनी इंट्रोगेशन रिपोर्ट बनाई थी, सैयद मकबूल जो कि अक्टूबर 2012 में गिरफ्तार किया गया था, हैदराबाद में रह रहा था और महाराष्ट्र के नांदेड़ का रहने वाला है। सैयद मकबूल के बारे में बताया जा रहा है कि 1999 से उसने एनजीओ अपना बनाया था, और एनजीओ की आड़ में ये आतंक का जो पूरा खेल है वो अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहा था अपने साथियों के साथ मिलकर के। 2012 में जब गिरफ्तारी हुई है मकबूल की, तो बताया जाता है कि एक फार्म हाउस में, हैदराबाद के एक फार्म हाउस में बताया जाता है कि ये लोग बम बनाने की ट्रेनिंग दे रहे थे असद और इमरान नाम के शख्स को। उसी दौरान बताया जाता है कि वहां एक बम फट जाता है और उसकी सूचना
जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों को मिलती है, सुरक्षा एजेंसियां वहां पहुंच के मौके से गिरफ्तार करती हैं। जाहिर तौर पर उसके बाद ये खुलासा होता है कि जर्मन बेकरी में जो ब्लास्ट हुआ था, पुणे में जो ब्लास्ट हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं इन दोनों का सीधा इन्वॉल्वमेंट है। इसके अलावा इंडियन मुजाहिदीन के जो इंडिया चीफ हैं भटकल ब्रदर्स, यानी कि यासीन भटकल और रियाज भटकल, दोनों ही भटकल बंधुओं के कहने पर ही मकबूल यानी कि सैयद मकबूल ने हैदराबाद के दिलसुख नगर की रेकी की थी और बाकायदा वहां का एक वीडियो भी बनाया था। इस बारे में स्पेशल सेल जो दिल्ली की इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, उसने बाकायदा इंट्रोगेशन रिपोर्ट बना करके सुरक्षा एजेंसियों को इस बात पर अवगत भी कराया था और साथ ही साथ हैदराबाद पुलिस को भी इस बात की जानकारी दी थी कि सैयद मकबूल ने उस जगह की रेकी की है और रेकी के साथ साथ वीडियो भी बनाया है। ऐसे में अगर इतना स्पेसिफिक इनपुट दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हैदराबाद पुलिस को, सुरक्षा एजेंसियों को या गृह मंत्रालय के साथ अगर शेयर किया था, तो अक्टूबर 2012 में ये इनपुट शेयर किया जाता है और फरवरी 2012 में ये ब्लास्ट होता है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से लापरवाही का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पे एक जांच एजेंसी स्पेसिफिक इनपुट देती है, उस आदमी के बारे में देती है जो 1999 में इन सारी घटनाओं में लिप्त पाया जाता है, उसकी गिरफ्तारियां होती हैं। पीपल सेल का, इंडियन मुजाहिदीन का खास और अहम सदस्य बताया जा रहा है सैयद मकबूल। इसके अलावा बम बनाने की अगर ट्रेनिंग की बात किया जाए तो सैयद मकबूल के पास महारत हासिल है। जाहिर तौर पे इतनी ज्यादा एडवांसेस के बाद, इतनी ज्यादा इंट्रोगेशन के बाद, ऐसी सख्त पूछताछ के बाद भी अगर सुरक्षा एजेंसियां हैदराबाद में ब्लास्ट होने से नहीं रोक पाई, तो अपने आप में समझा सकता है कि सुरक्षा एजेंसियों की कितनी बड़ी नाकामी है दिलसुख नगर ब्लास्ट। और आने वाले समय में इसी को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने स्पेशल सेल के साथ मिलकर के कल रात दिल्ली के तिहाड़ जेल में सैयद मकबूल से पूछताछ की है और जानने की कोशिश की है कि दिलसुख नगर के अलावा क्या उन्होंने कहीं और तो रेकी नहीं की थी, क्या और कुछ लोग तो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। इसके अलावा स्लीपर सेल के जो खास लोग हैं जो कि सैयद मकबूल के लगातार टच में थे, कौन कौन से वो लोग थे, कहां रह रहे थे, उनके इलाके क्या थे, उनकी निशानदेही क्या थे, उनके टारगेट्स क्या थे, इनके बारे में जानकारी ली है स्पेशल सेल ने। और पुलिस ये उम्मीद कर रही है कि मकबूल से बातचीत बीते हुए सालों की बात आपने की है, कड़ियां वहां से जोड़ी हैं विशाल। तो एक और शख्स जिससे कड़ियां जुड़ रही हैं वो है अब्दुल, जिससे पूछताछ हुई है रोहिणी। साफ है यहां पर भी विशाल जब हमें बता रहे हैं तो 1999 तक मामला पीछे ले जा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि किस तरीके से मकबूल से पूछताछ में ये बात निकली थी कि उसने वीडियो बनाया था उस इलाके का, लेकिन यहां पर चूक हुई थी। अब अब्दुल नाम के एक ऐसे शख्स की हम बात कर रहे हैं जो 2007 में भी घायल था, इस बार भी घायल हुआ है, संदिग्ध की सूची में अब जाकर आया। और यही मामले की जांच की जा रही है और पुलिस यही देख रहा है कि क्या अब्दुल वासिम मिर्जा जो मक्का मस्जिद के बम ब्लास्ट के वक्त वहां पे घायल हुए थे, इस दिलखुश नगर के जो बम ब्लास्ट थे उसी जगह पे वो मौजूद थे, क्या इसीलिए शक उनके ऊपर जा रहा है। और हमें ये भी बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम आज सुबह गई थी यशोदा हॉस्पिटल, जहाँ पे अब्दुल वासिम मिर्जा और बाकी विक्टिम्स भी वहां पे भर्ती किए गए हैं, उनसे पूछताछ भी की गए हैं। आंध्रा की पुलिस उनके पास गई थी और उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे कि क्यों आए थे वहां पे, किस वजह से आए थे। क्योंकि अब्दुल वासिम मिर्जा जो है उनका कोई काम नहीं है, वो टी शर्ट बेचते थे और हमें ये बताया जा रहा है उनका ये बताया थे कि वो अपना एक काम ढूंढने के लिए यहाँ पे आए थे और अपने दोस्त से मिलने आए थे, पर चूंकि दोनों जगह पे वो मौजूद थे इसीलिए शक उनके ऊपर जा रहा है। धीरेन्द्र, कितना वाजिब है इस तरह से इस जिस लाइन पर ये जांच चल रही है इस वक्त, घायल से पूछताछ हुई जरूर, अब्दुल जो कि दोनों धमाकों में अगर घायल होता है तो सीधे तौर पर संदिग्ध के तौर पर उसे देखना, उस तरीके से पूछताछ हो रही है। धीरेन्द्र, देखिए इस पूरे मामले में जो सबसे पहली सुरक्षा एजेंसी उसके निशाने पे है वो सब आईएम का मॉड्यूल है, आईएम के भागे हुए लोग हैं। और आईएम के जो दो भाई हैं रियाज और यासीन, चूंकि उन्हीं लोगों को ये माना जा रहा है कि लगातार इस देश में आईएम के पूरे मॉड्यूल को वही संचालित करते हैं। इसमें जो जांच एजेंसी और एनआईए का जो प्राइमरी शक इसलिए हुआ क्योंकि किसी भी एक, ये बहुत ही यूनिक मामला होता है कि दो अलग अलग जगह हुए बम विस्फोटों में कोई आदमी घायल हो जाए और दोनों के बीच में 2007 है और 2013 है, तो इसके बीच के अंतर के बीच में दोनों जगह घायल हो, इसीलिए इस प्राइमरी उस पर जाया जा रहा है। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि जो 16 फरवरी को जो अलर्ट जारी किया था इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, उसमें भी साफ कहा था कि आईएम के जो भागे हुए लोग हैं, आईएम का जो भागा हुआ कैडर है, उसका कोई वो लोग अंजाम दे सकते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि जांच एजेंसियां इस समय जीरो इन करने की कोशिश कर रही हैं। पहले वो ग्रुप को जीरो इन करना चाहती हैं, उसी के बाद वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि जो पुराना कार्डर है, जैसे मकबूल से पूछताछ हुई, मकबूल 1999 में आजम गौरी के साथ था जिसको बाद में एनकाउंटर में मार दिया गया, और मकबूल का एक लंबा इतिहास है जो आपराधिक से
टेररिस्ट की तरफ जाता है, यानी पहले वो अपराधों में शामिल था, मर्डर में शामिल था, उसके बाद वो टेररिस्टों के मॉड्यूल्स में शामिल होता है और इसीलिए वो आईएम को चुनता है। हालांकि इससे पहले एक तंजीम वो लोग बनाते हैं और आईएम में फिर बाद में वो शामिल होता है। तो इसीलिए ये कह सकते हैं श्वेता की पूरा जो इस समय एनआईए है या तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी हैं वो अपना जीरो इन करने की कोशिश कर रहे हैं आईएम के लोगों की तरफ। जी, अहम सुराग हम कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, धीरेन्द्र, विशाल और रोहिणी, इस पूरी जानकारी के लिए।